ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में मैं विक्रम सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस सब्जेक्ट और चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो है साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम। ये सब्जेक्ट अपने आप में ना हो करके लोगों की एक समस्या बन चुका है। समस्या किस तरह से है, समस्या के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। किस तरह से लोगों की एक ये समस्या बन चुका है, इसके बारे में लोग किस तरह से आजकल परेशान हैं, कैसे हर भारतीय की, पांचों भारतीय की समस्या बनती जा रही है। इसमें कौन कौन से काम हैं जो कि साइबर क्राइम के अंतर्गत माने जाते हैं। सामान्यतः किसी भी जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नज़र रखना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। साइबर क्राइम के कुछ प्रकार हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से जुर्म जो होते हैं वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। पहली चीज़ हम कानूनों को देखेंगे, उसके बाद में हम जानेंगे कि साइबर क्राइम बढ़ कैसे रहा है, किस किस तरह से लोग इसका शिकार हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से कानून हैं जिनके माध्यम से साइबर क्राइम के अंतर्गत आईटी एक्ट में सजा के क्या प्रावधान रहते हैं, कौन कौन सी धाराएं लगती है, क्या नियम प्रणालियां हैं, उन सभी से संबंधित भी चीज़ें हम इसमें डिटेल से देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें जिससे कि सभी तक ये सतर्क रहने वाली सूचना सभी तक पहुंच सके और सभी लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अवेयर हो सकें, इससे जागरूक रह सकें। पहला है साइबर क्राइम के प्रकार में वित्तीय धोखाधड़ी। वित्तीय संबंधित धोखाधड़ी के अंदर जो है माना जाता है। नौकरी के संबंधित धोखाधड़ी, वैवाहिक संबंधित धोखाधड़ी आपके साथ में हो सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग करना या उस पर कुछ उल्टे सीधे कमेंट दे देना जो कि संविधान की धाराओं के अंतर्गत इसमें माना जाता है। डेटा व सूचनाओं को चोरी करना, किडनैप और फिरौती मांगना, ऑनलाइन जुआ खेलना, ई कॉमर्स से संबंधित कारण इसके अंतर्गत आते हैं। किडनैपिंग हो सकती है। कॉपीराइट का उल्लंघन करना होगा, ट्रेडमार्क का उल्लंघन करना होगा, जो सारे इसके अंदर आते हैं। बाल अश्लीलता, ऑनलाइन ब्लैकमेल करना, सिम स्वैप करना, ऑनलाइन ड्रग तस्करी करना, और खास करके आजकल जो लोगों के पास फ़ोन या मैसेज के माध्यम से अलग अलग तरह की जानकारियां भेजी जा रही हैं, उनसे भी साइबर क्राइम के लोग जो है शिकार होते जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, बैंक का नाम लेकर के हमें कुछ कॉल किया जाता है। कॉल में हमसे डिटेल्स मांगी जाती है कि आपका ये एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, तो ये चालू करवाने के लिए आपको फटाफट से हमें अपने कार्ड की ये डिटेल्स आपको बतानी है। फ्रंट डिटेल्स, बैक डिटेल्स, सीवीवी कोड्स, एक्सपायरी डेट, ये चीज़ें आपको हमें बतानी है जिससे कि हम आपके कार्ड को एक्सपायरी होने से बचा सकें, और फटाफट से आप हमें अपने ओटीपी बता दीजिए। इसके बाद में क्या होता है, हमारे अकाउंट से जो पैसा होता है वो सीधा गायब हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि साइबर क्राइम के ये तो हुए प्रकार। साइबर क्राइम करता कौन है, किस तरह से इसको किया जाता है और किस तरह से हम इससे सावधान रह सकते हैं। तो साइबर क्राइम जो है ये जुड़ा हुआ है इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के माध्यम से। तो इसमें हम जान लेते हैं कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है। सबसे पहले देखिए, इंटरनेट जो है, इंटरनेट वर्क करता है हमारे मोबाइल से या पीसी से। मोबाइल या पीसी के माध्यम से हम कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट में हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते, यहाँ से हम कनेक्ट होते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से दूसरे नंबर पे हम जाते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेट से हम किसी अन्य व्यक्ति के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं, वहाँ से हम जाते हैं सामने वाले के मोबाइल पर, मोबाइल या पीसी पर। वहाँ से हम कनेक्ट होते हैं अन्य व्यक्ति के मोबाइल से। तो पहले जब इंटरनेट का उपयोग किया जाता था तो सामान्य तौर पर इंटरनेट का इस तरह से उपयोग होता था, हमारे मोबाइल से किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल से संचार करना, चैटिंग करना या और अन्य चीज़ें भेजना, इसमें ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल इत्यादि चीज़ें
आती है तो उनके माध्यम से हम लोगों से संचार किया करते थे। इसके लिए हमारा इंटरनेट का मुख्यतः उपयोग होता था। पर आज के समय में जैसे जैसे ऑनलाइन की दुनिया बढ़ती जा रही है तो हमारे मनी ट्रांजेक्शन भी जो है वो सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, सीधे इंटरनेट के माध्यम से सामने वाले को मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जिस तरह से हमारे मैसेज को ट्रांसफ़र करने में ये प्रोसेस काम आती थी, उसी तरह से हमारे मनी ट्रांसफ़र में भी ये प्रोसेस काम आती है। तो इन सारे प्रोसेस के अंदर ही जो है हैकर व्यक्ति जो होते हैं, हैकर जिन्हें हम कहते हैं हैकर भी जो है दो टाइप के होते हैं। हैकर को टाइप करते हैं हैकर, एक तो होता है ब्लैक हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर जिसे काला कॉलर हैकर कह सकते हैं, और एक होता है वाइट हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और सेकंड वाइट हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर क्या करते हैं, वाइट हैट हैकर क्या करते हैं, डिटेल से जान लेते हैं। ब्लैक हैट हैकर जो है ये पैसे चुराने का और फेक कॉल्स करने का, स्पैम कॉल करने का और अकाउंट से डिटेल्स उड़ाने का काम किया करते हैं। वाइट हैट हैकर क्या करते हैं, जैसे कि आपके हमारे और ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों के बैंक अकाउंट होते हैं, स्कूल कॉलेज में डिटेल्स होती हैं, उन सारी डिटेल्स को सुरक्षित रखने का काम वाइट हैट हैकर करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर एक चोर की भांति आप इसको समझ सकते हैं और वाइट हैट हैकर एक सिक्योरिटी गार्ड के पर्पज से आप इन्हें समझ सकते हैं। दोनों की सेम सिचुएशन होती है, सेम एजुकेशन होती है। एजुकेशन होने के बाद में कंपनीज में जो ज्वाइन होते हैं सिक्योरिटी गार्ड के पर्पज से, सिक्योरिटी इंजीनियर के पर्पज से, उन्हें हम वाइट हैट हैकर कहते हैं और ब्लैक हैट हैकर उन्हें कहते हैं जो कि मैक्सिमम लोगों को नुकसान पहुँचाने का काम किया करते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक हैट हैकर क्या करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं कंप्यूटर के मामले में की जाने वाली प्रोसेस में से कहीं पर भी डैमेज करके हमारे पैसे को निकाल लेते हैं और गायब कर देते हैं। ये होती है हैकिंग की कुछ थोड़ी सी प्रोसेस। अब इसमें ये जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं ये किस किन तरीक़ों के माध्यम से हमारे कंप्यूटर पे, मोबाइल पे इन चीज़ों पर अटैक किया करते हैं। तो इन सब के लिए जो है वायरस का इस्तेमाल किया जाता है, मैसेज के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और इंटरनेट के इस्तेमाल के ज़रिए। वायरस जो होता है, वायरस हमारे कंप्यूटर में आते हैं। तो वायरस कौन से होते हैं, थोड़ा सा वायरस के बारे में देख लेते हैं। वायरस जो है अलग अलग टाइप के होते हैं जिनका अलग अलग मकसद होता है, खास करके हमारे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और डेटा को नुकसान पहुँचाना। उसके बाद में ये अपने वारदातों को अंजाम देने के लिए हमसे इसके संबंध में फिरौती मांगते हैं, हमारे डेटा को करप्ट कर देते हैं या फिर दीमक की तरह नष्ट कर देते हैं। वायरस में सबसे पहला आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ट्रोजन हॉर्स काम करता है हमारे कंप्यूटर में हमारे एक मित्र की भांति। जब हम इसे डाउनलोड करते हैं तो ये हमारे एक डेटा से जो है मित्र की भांति व्यवहार करता है और हमारे कंप्यूटर में आने के पश्चात तो हमारे कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करता हुआ चला जाता है। एक होता है एडवेयर। एडवेयर जो है हमारे मोबाइल में, कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से चलने वाली अलग अलग वेबसाइट के ऐड्स हमें दिखाता है। ऐड पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमसे कुछ डिटेल्स फिलअप करने को मांगा जाता है जिससे कि हमारा डेटा उस हैकर तक पहुंच जाए और उससे उस हैकर को हमारी डिटेल्स में पता चल जाए और डिटेल्स के माध्यम से वो हमें रिमोट कंट्रोल के माध्यम से कंट्रोल कर सके। स्पाईवेयर का ये काम होते हैं हार्डवेयर, एडवेयर का। अगला होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब होता है जासूस। जासूस जो होता है एक तरीके से आप मान सकते हैं कि किसी राज्य का व्यक्ति कोई दूसरे राज्य में जाकर के, दुश्मन राज्य में जाकर के वहाँ की जानकारी के बारे में जासूसी करना, उसका मित्र बनकर रहना और वहाँ की डिटेल्स उस स्वयं के राज्य को भेजता रहना। तो स्पाईवेयर क्या करता है, ब्लैक हैट हैकर के द्वारा बनाए गए वायरस के माध्यम से हमारे कंप्यूटर पीसी में आता है और आकर के हमारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। नज़र रखने के बाद में वो हमारे जो वायरस को बनाता है उस व्यक्ति तक वो डिटेल्स को पहुंचाता रहता है, जिससे कि हमारी की जाने वाली सारी एक्टिविटीज़ से संबंधित जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंचती रहती है। इसके बारे में स्पाईवेयर वायरस
होता है। कुछ ये वायरसेस हैं, एक होता है मालवेयर। मालवेयर हमारे कंप्यूटर के डेटा को नष्ट करने के लिए काम में आता है। डेटा क्या होता है? डेटा आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे कि लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में एनालिसिस करते हैं, डिटेल्स लेते हैं और हर एक चीज़ के बारे में जो है पता लगाते हैं। जैसे मुझे कोई सर्वे करना हो, कोई नया प्रोडक्ट लेके आना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले सर्वे करूँगा किसके ऊपर? पर्टिकुलर व्यक्तियों के ऊपर सर्वे करने के बाद में मैं उसके डेटा को लिखूँगा। डेटा में पता लगाऊँगा कि हाँ, मुझे ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सही रहेगा, ये गलत रहेगा। तो इस सारी प्रोसेस को हम जो है डेटा के माध्यम से फेच करते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा जैसे मान लीजिए मेरे और आपके बैंक में अकाउंट है, तो अकाउंट में हमारे बैलेंस की डिटेल हो गई, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, हमारा एड्रेस डिटेल्स हो गया, हमारा नाम हो गया, हमारे खुद की डिटेल्स के बारे में भी जो है पर्सनल डिटेल्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा कोई हमारी पर्सनल फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, पर्सनल वीडियोस हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो सकते हैं हमारी। तो हम क्या करते हैं? हमारे कंप्यूटर में डेटा को सेव करके रखते हैं, जिससे कि हमारा ऑफिशियली काम भी होता है, वो उसके लिए भी हम हमारे डेटा को सिक्योर करके रखते हैं। मान लीजिए हम ऑफिस में कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमारा डेटा ही सब कुछ है, और डेटा के जो है डेटा के माध्यम से हमारा काम चलता है। तो डेटा को सुरक्षित करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग और पेड एंटीवायरस हमारे पीसी और में कंप्यूटर में रखना चाहिए, जिससे कि हम हमारे सारे डेटा की सुरक्षा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइबर क्राइम तो हमें पता लग गया, लेकिन अब इससे सुरक्षित कैसे रह सकें? तो वायरस से सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस जो कि पेड रहे, उस तरह का एंटीवायरस इस्तेमाल करना चाहिए अपने कंप्यूटर के अंदर, जिससे हम कंप्यूटर में अटैक से बच सकते हैं। अब हमारे कंप्यूटर में वायरस कैसे कैसे आते हैं? तो वायरसेस जो है हमारे कंप्यूटर में पीसी में ईमेल के जरिए हमारे पीसी में वायरस आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है हमारे इंटरनेट पर कुछ सर्फिंग करते हुए हम कुछ फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो वो भी एक तरह से वायरस का रूप ले लेती है। किसी व्यक्ति की कंप्यूटर से पेनड्राइव से हम कुछ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उनके पेनड्राइव में डेटा में वायरसेस होते हैं, तो वो वायरस हमारे कंप्यूटर और डेटा में प्रवेश कर जाते हैं। इंटरनेट पर काम करते करते कोई ऐसे सेक्शंस आ जाते हैं, वहाँ से भी हमारे पास जो है वायरसेस एंट्री कर जाते हैं। ईमेल के अंदर अलग अलग तरह के ईमेल में कुछ अटैचमेंट लिंक्स हमें मिलते हैं, उनके माध्यम से भी हमारे कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं। तो ये कुछ माध्यम हुए जिनसे हमें वायरसेस मिलते हैं और हमारे कंप्यूटर को, पीसी को, डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं। साइबर क्राइम से सुरक्षित रहने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? आमतः तो ये हुआ कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज, पर आजकल दैनिक व्यवहार में भी ऐसे घटनाक्रम हमें देखने को मिल रहे हैं जिनके माध्यम से लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो रहे हैं और साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अपने कंप्यूटर में वायरस हमें एंटीवायरस रखना है, उसको समय समय पर अपडेट करते रहना है। पहली चीज़, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय पूर्णतः सावधानी का उपयोग हमें करना है। उपयोग किस तरह से हम सावधानी का कर सकते हैं? जिस तरह से यूपीआई चलते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे पिन का इस्तेमाल हमें अति आवश्यक हो तभी हम उपयोग करें। और ऐसे वैसे ईमेल और मैसेजेस हमें आते हैं, चाहे वो बैंक से नाम से आए, और उन पर हमें क्लिक नहीं करना है, उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो किसी समझने वाले व्यक्ति को हमें उनके बारे में बताना चाहिए, उसी के बाद में हम उन पर कदम उठा सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हर व्यक्ति करता है, तो उनका भी हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमारी कोई निजी जानकारी वहाँ पर साझा नहीं करना चाहिए, जिससे कि कोई अन्य व्यक्ति हमें ब्लैकमेल कर सके या फिर उनसे संबंधित चीज़ों के बारे में डरा सके, धमका सके। नेक्स्ट जो है, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ट्रांजैक्शन की जाने वाली चीज़ों को किसी को भी ना दें, खास करके OTP किसी को भी नहीं देना है, अनजाने में भी नहीं देना है। जिस व्यक्ति को आप जानते हो, फिजिकली तौर पर आप उसे मिल चुके हो, उन्हीं को आप इस तरह की डिटेल्स साझा करें जिन पर आपको पूरा विश्वास हो। कभी भी जो है हमारे पास बैंक से कॉल नहीं आता है किसी डिटेल को लेकर के,
अगर ऐसा कोई कॉल हमारे पास आता है तो हम सीधे सीधे वहाँ पर जाकर के उस व्यक्ति से, उस बैंक में जाके मिल सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं क्या आपने ऐसा कॉल किया था और किया था तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मेरा काम कर दीजिए। बट फ़ोन पर हमें कोई ऐसी डिटेल्स किसी को नहीं बतानी है अगर हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। अकाउंट डिटेल्स हर किसी को नहीं देनी है, ना दिखानी है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि जब हम कोई चीज़ फाइनेंस करवाते हैं, फाइनेंस करवाने के बाद में जिस तरह से मान लीजिए कि मैंने कोई चीज़ जो है फाइनेंस करवाई है, उसकी मुझे 10 किस्तें बन करके मिली हैं, राइट। 10 किस्तें बन करके मिली हैं तो पर्टिकुलर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो भी गलती से कोई कई बार डबल किस्तें हमारे अकाउंट से काट लेता है। तो हमें 10 किस्तें बनी हुई थी और उन्होंने हमारे अकाउंट से 11 किस्तें काट ली। तो हमें क्या करना होगा, इससे भी हमारे खुद का तो घाटा होता ही है, चाहे साइबर क्राइम हो चाहे ना हो। तो हमें क्या होगा, हमारा जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसे हमें बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर चेक करना है, प्रॉपर चेक करना है बैंक स्टेटमेंट को। और इसके माध्यम से जो है हम इसके डिटेल्स को ध्यान में रखेंगे और हमें पता रहेगा कि हमारे अकाउंट से कितने रुपए कट रहे हैं, कितने रुपए आ रहे हैं, कितने रुपए कहाँ जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि साइबर क्राइम में धाराएं कौन कौन सी लगती है, कौन कौन से नियम होते हैं, कौन कौन से। एक और घटना मुझे याद आई है जिसमें कि हाल ही में एक पुलिसकर्मी के द्वारा कॉल किया जाता है, यानी पुलिसकर्मी के नाम से कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि यार आप मुझे इतने पैसे दे दें, नहीं तो मैं आपको जेल में बंद कर दूंगा। तो इसके माध्यम से भी हम एक पुलिस वाले की सही जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी चीज़ आप जो है जानकारी में नोट कर लीजिएगा। अंतिम में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से साइबर क्राइम का शिकार हो जाने के बाद में हम कौन से नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी गई हुई धनराशि को कैसे वापस ला सकते हैं, कौन से नंबर से हम जो है गवर्नमेंट से या पुलिस के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो साइबर लॉ जो है, साइबर लॉ की एक्ट 2000, साइबर लॉ होता है जिसमें आईटी एक्ट 2000 बना था। आईटी एक्ट 2000 के अंदर की अनेक धाराएं हैं जिनके माध्यम से इस आईटी एक्ट से संबंधित कानूनों को प्रावधान में लाया जा सकता है। जैसे कि इसमें डेटा की चोरी होता है, डेटा से संबंधित जानकारियों को चुराना होता है, किसी को डराना धमकाना, इस सारी चीज़ों का कानून इसमें बनाया गया है। तो आईपीसी की धारा 292 इसमें लगती है, 292 में लगती है। आईपीसी की धारा 354D लगती है, 354C लगती है, 354D, 354C, 411, 419, 420, 506, 508 ये धाराएं जो है आईटी एक्ट के अंतर्गत लगती हैं, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। और फॉलो करने के साथ साथ हमारे भारतीय संविधान में ये धाराएं लगती हैं जिनके अंदर प्रावधान में साफ साफ लिखा गया है कि व्यक्ति से आर्थिक रूप से जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने के साथ साथ 3 माह की कैद, 1 वर्ष की कैद, या फिर रेयरली केसेस में कोई मामला बहुत ही बड़ा हो जहां पर आपकी धमकी की वजह से कोई अन्य व्यक्ति सुसाइड कर ले, इत्यादि केसेस में जो आप शामिल होते हो तो उम्र कैद आदि भी आपको जो है हो सकती है और शिकार हो सकते हो। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं जहाँ से हम कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, तो वो नंबर है हमारे 1930। ये दावा करते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट से जो डिटेल्स और जो पैसा कटा हुआ है उस पैसे को ये किस तरह से जल्द हमारे पास वापस पहुंचा देंगे। और ये दावा करते हैं कि कटी हुई राशि हमारे 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे अकाउंट में आ जाती है। हो सकता है एक बार में हमारा कॉल ना लगे, लेकिन 2 या 3 बार ट्राई करने के बाद में हमारे साथ जो भी फ्रॉड होता है उसकी हम शिकायत यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। यहाँ पर संपर्क करके हम हमारी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं। 6 माह से लेकर उम्र कैद तक की सजा के इसमें प्रावधान बताए गए हैं। ये हुआ साइबर सिक्योरिटी से संबंधित सारी चीज़ें
तो रियरली केसेस में आज हर एक व्यक्ति कंप्यूटर और इंटरनेट सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है, तो उस हर व्यक्ति को ये वीडियो देखना अति आवश्यक है। जिनको साइबर क्राइम से फ्यूचर में जो होने वाले, प्रेजेंट में जो हो रहे हैं, इन सभी से सुरक्षित रहने के लिए साइबर क्राइम वाली ये वीडियो देखना अति आवश्यक है। और सभी को आपसे मेरा निवेदन है कि सभी को आप भी जागरूक करें, जिससे ज़्यादातर लोगों को इससे होने वाले घटनाक्रमों से बच सकें और वो लोग सुरक्षित रह सकें। थैंक यू।